जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं अली रज़ा आरिफ आप लोगों का फिजिक्स टीचर और आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स एनिमेट। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं। एक ठंडा मोलिकुलर क्लाउड, ग्रेविटी का कोलैप्स, टेम्परेचर और प्रेशर का डेंजरस इंक्रीज और लास्ट में एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इसी से हमारे पास एक स्टार की बर्थ होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस इनक्रेडिबल जर्नी को पढ़ना है, तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास स्टेलर इवोल्यूशन है। स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी किताब के ऊपर देख रहे होंगे, यहाँ पर हमारे पास कोई भी हेडिंग नहीं है। हम इस टॉपिक को करेंगे विद द हेल्प ऑफ हेडिंग एंड एनिमेशन और लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों को मेरी किताब नजर आ रही होगी। इस किताब के ऊपर पहली 3 लाइंस को आप लोग हाईलाइट कर लें और उसको हेडिंग दे दें इंट्रोडक्शन टू स्टेलर इवोल्यूशन की। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने इन लाइंस को बहुत आसान तरीके से लिखा हुआ है कि ये हमारे पास क्या है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ऑल्सो कैन बी अप्लाइड टू स्टार एंड गैलेक्सीज के काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो अप्लाई होती है स्टार और गैलेक्सीज पे भी। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ स्टार्स आर फॉर्म। ये हमें ये समझने में मदद करते हैं कि स्टार्स किस तरह बनते हैं। इसी तरह आगे देखिएगा, इट आल्सो एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ गैस एटम्स इन अ स्टेलर एटमॉस्फेयर। और ये हमें एक्सप्लेन करते हैं गैस एटम्स को स्टेलर एटमॉस्फेयर में। इसी तरह स्टूडेंट्स, अब आप लोग अपनी किताब के ऊपर एक हेडिंग हाईलाइट कर लें, लाइफ टाइम ऑफ अ स्टार। और ये हेडिंग आपने कहां से लेकर कहां तक करनी है इसको भी हाईलाइट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, अब लाइफ टाइम ऑफ अ स्टार क्या है? तो स्टेलर इवोल्यूशन की आप लोगों ने सबसे पहले ये लाइन हाईलाइट करनी है कि स्टेलर इवोल्यूशन डील्स विद द स्टार चेंजेस ओवर टाइम के किस तरह हमारे पास स्टार टाइम के साथ साथ क्या होता है, चेंज होता है। इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, स्टेलर इवोल्यूशन कहते हैं। आप अपनी किताब के ऊपर ये वाली एक लाइन हाईलाइट कर लें, इनकी जिंदगी हमारे पास कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली फ्यू मिलियन ईयर्स से लेके ट्रिलियन ऑफ ईयर्स तक। इसी तरह स्टूडेंट्स, आप लोग ये भी हाईलाइट कर लें कि लाइफ ऑफ अ स्टार डिपेंड ऑन द मैस ऑफ अ स्टार। स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितना हमारे पास उस स्टार का मैस होगा उतनी हमारे पास उसकी क्या होगी, जिंदगी होगी। इसी तरह स्टूडेंट्स, आप अपनी किताब के ऊपर एक और हेडिंग मार्क कर लें, नेबुला एंड मोलिकुलर क्लाउड। और ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है और कहां से कहां तक करनी है आप ये भी हाईलाइट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे कुछ लाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आसान वर्डिंग में लिखी हुई हैं। सम स्टार्स में हैव अ लॉन्गर लाइफ टाइम। इसका मतलब ये कुछ स्टार्स की जिंदगी बहुत बड़ी है। किससे बड़ी है? देन द करंट एज ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के इस वक्त जो करंट एज है उससे भी कुछ स्टार्स की जिंदगी क्या है, ज्यादा है। इसी तरह स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप अपनी किताब के ऊपर हाईलाइट कर लें कि ऑल स्टार्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट कॉल्ड नेबुला और मोलिकुलर क्लाउड। तो स्टूडेंट्स, आप लोग मेरी यहाँ पर एनिमेशन देखें, आप लोगों को यहाँ पर डस्ट और गैस का क्लाउड नजर आ रहा होगा। और ये जो डस्ट और गैस का क्लाउड है इसी को हम क्या कहते हैं, नेबुला कहते हैं या मोलिकुलर क्लाउड का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, अब आप लोग अपनी किताब के ऊपर एक हेडिंग मार्क कर लें, बर्थ प्लेस ऑफ अ स्टार। तो स्टूडेंट्स, ये हेडिंग आपने कहां से लेकर कहां तक करनी है ये भी मार्क कर लें। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको पढ़ाने से पहले आप अपनी किताब के ऊपर देखें, यहाँ पर 3 डायग्राम्स बनी हुई हैं। इन 3 डायग्राम्स को जब मैं समझाऊंगा आपको ऊपर वाला पैराग्राफ एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं ये 3 डायग्राम्स को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और इन तीनों डायग्राम्स की हमारे पास हेडिंग्स भी है, वो हेडिंग्स भी आप लोगों ने मार्क कर लेनी है। तो स्टूडेंट, सबसे पहली डायग्राम की हेडिंग हमारे पास है सेल्फ ग्रेविटी एंड गैस प्रेशर। तो स्टूडेंट्स, हम इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। तो आप देखिए कि हमारे पास यहाँ पर गैस और डस्ट का क्लाउड है और यहाँ पर आप देखिए हमारे पास जो सेल्फ ग्रेविटी है वो स्टार को कहाँ की तरफ खींच रही है, अंदर की तरफ। और गैस प्रेशर जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है वो कहाँ की तरफ खींच रहा है, बाहर की तरफ। और ये स्टेज हमारे पास ऐसी स्टेज है जब हमारे पास जो सेल्फ ग्रेविटी जो अंदर की तरफ लग रही है और गैस प्रेशर जो कि बाहर की तरफ लग रहा है, दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और यही हमारे पास बिगिनिंग ऑफ द स्टार फॉर्मेशन है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है, आपकी किताब में भी जो डायग्राम बनी है सेम एज इट इज वही है। ये हमारे पास एक क्लाउड है डस्ट का और गैस का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, एक हमारे पास इसकी अपनी सेल्फ ग्रेविटी होती है।
जो कि इस क्लाउड को कहाँ की तरफ खींचती है, अंदर की तरफ खींचती है। इसको मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है। इसके मुकाबले में एक और चीज है और वो हमारे पास गैस प्रेशर है, जो कि इस क्लाउड को कहाँ की तरफ खींच रही है, बाहर की तरफ, जिसको मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, दिस इज अनबुला अ लार्ज क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। जैसे कि आपको मैंने एनिमेशन में भी दिखाया कि सेल्फ ग्रेविटी पुल्स द क्लाउड इनवर्ड इन ऑल डायरेक्शन, कि सेल्फ ग्रेविटी क्लाउड को कहाँ की तरफ खींचेगी, अंदर की तरफ खींचेगी, इन ऑल डायरेक्शन। और जो गैस प्रेशर है वो हमारे पास क्लाउड को कहाँ की तरफ खींचेगा, बाहर की तरफ। गैस प्रेशर बाहर और सेल्फ ग्रेविटी कहाँ की तरफ आ रही है, अंदर की तरफ। दिस स्टेज बोथ फोर्सेस एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इस स्टेज में हमारे पास दोनों फोर्सेस क्या है, ऑपोजिट है। और यही हमारे पास स्टार की क्या है, फॉर्मेशन, यही से हमारे पास स्टार पैदा होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स, अब आप ये जो दूसरी डायग्राम आपको नजर आ रही है, इस डायग्राम के ऊपर आप हेडिंग देते हैं क्लाउड कॉन्ट्रैक्शन की। तो स्टूडेंट्स अब इसको एनिमेशन की मदद से देखें कि हमारे पास जो सेल्फ ग्रेविटी अंदर वाली है वो हमारे पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। किसके मुकाबले में, गैस प्रेशर के मुकाबले में। फिर आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देखें कि जो क्लाउड है वो हमारे पास स्लोली क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और इसके नतीजे में मोलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे, पास आएंगे। और जब मोलिक्यूल्स पास आएंगे तो हमारे पास डेंसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और जब हमारे पास डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो अंदर का टेम्परेचर हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यही हमारे पास क्लाउड कॉन्ट्रैक्शन में, अब इसको जरा बोर्ड पे देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जरा देखिएगा, हमारे पास क्या हो रहा था, सेल्फ ग्रेविटी ज्यादा हो रही थी। जैसे कि यहाँ देखें दूर है, सेल्फ ग्रेविटी जब ज्यादा हुई है ना तो क्लाउड अंदर की तरफ आ गए, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। तो पार्टिकल्स भी कहाँ चले जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। तो आप देखें यहाँ पार्टिकल्स मैंने पास पास कर दिए। तो आप देखें ये जो रेड वाली है हमारे पास सेल्फ ग्रेविटी ज्यादा है, और जो ब्लू वाली है गैस प्रेशर वो हमारे पास आउटवर्ड क्या है, कम है। तो फिर क्या होगा, मैंने लिखा है कि सेल्फ ग्रेविटी जो है वो ज्यादा होगी गैस प्रेशर से। और हमारे पास क्योंकि क्लाउड पास पास आ रहे हैं तो क्लाउड की क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी। और जब क्लाउड कॉन्ट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, मैंने यही लिखा है मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर। और जब मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे तो डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। और जब डेंसिटी ज्यादा होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग अपनी तीसरी वाली डायग्राम की तरफ देखें। ये डायग्राम हमारे पास क्या है, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा इंटरनली, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। और जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर रूट मीन स्क्वायर स्पीड ज्यादा होगी तो हमारे पास गैस प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये बेसिकली एक ऐसी स्टेज है जिसमें हमारे पास जो इनवर्ड फोर्स ग्रेविटी की है और जो आउटवर्ड गैस प्रेशर है दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जब दोनों बराबर होंगे तो हमारे पास एक स्टेबल स्टार जो है वो फॉर्म्ड होगा, एक स्टेबल स्टार बनेगा। अब किस तरह होगा तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं। तो जरा देखिएगा हमारे पास, अब आप देखें कि ये एक ऐसा टाइम आ गया है जब अंदर वाली सेल्फ ग्रेविटी और बाहर वाला गैस प्रेशर दोनों क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। जैसे मैंने लिखा है कि अगर जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उन पार्टिकल्स की जो यहाँ पर मौजूद थे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, उनकी आरएमएस स्पीड भी ज्यादा होगी। और अगर आरएमएस स्पीड ज्यादा होती है तो स्टूडेंट्स प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो आप देखें हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास सेल्फ ग्रेविटी ज्यादा हो रही थी क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास पास आ रहे थे। लेकिन सेल्फ ग्रेविटी ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर ज्यादा हुआ। फिर टेम्परेचर के ज्यादा होने से क्या हो गया, हमारे पास प्रेशर भी ज्यादा हुआ। तो जब प्रेशर ज्यादा होगा एक टाइम ऐसा आएगा जब ग्रेविटी कौन सी वाली, इनवर्ड, जो कि अंदर की तरफ जा रही सेल्फ ग्रेविटी, और जो गैस प्रेशर कहाँ की तरफ है, बाहर की तरफ है, वो दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, बराबर हो जाएंगे। उसके बाद तो स्टूडेंट्स अब आप लोग देखिए हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है, हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन। अब हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन देख लें कि आपने कहां से लेकर कहां तक उसको करना है। मैंने पूरी टर्म्स यहां नहीं लिखी क्योंकि मैंने स्क्रीन के ऊपर उसको शो आउट कर दिया, लेकिन मैं सारा आपको एक्सप्लेन जरूर करूंगा। तो यहां पर आप देखें हमारे पास ग्रेविटी और गैस प्रेशर दोनों क्या हो गए थे, बराबर। जब ये दोनों बराबर होंगे तो हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम अचीव्ड होगा। और हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम अचीव्ड होगा तो हमारे पास स्टेबल स्टार क्या होगा, फॉर्म्ड होगा। तो हमारे पास ये एक हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन है, ये आपने याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए, अपनी किताब के ऊपर भी इसको हाईलाइट करना है। तो स्टूडेंट हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, डेल्टा पी ओवर डेल्टा आर इज इक्वल टू जी एम आर रो आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये वाली जो इक्वेशन है आपने याद रख लेनी है, और यहाँ आपकी किताब के ऊपर इसकी टर्म्स लिखी हुई हैं, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। जिसमें से आपकी किताब में यही बातें लिखी होंगी कि पी हमारे पास क्या है,
प्रेशर है। डेल्टा पी और डेल्टा आर क्या है, ये हमारे पास चेंज इन प्रेशर है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। जी हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और एम आर हमारे पास मैस है इनक्लोज विद इन द रेडियस। और स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है पॉसिबिलिटीज की। तो पॉसिबिलिटीज हमारे पास क्या है, ये ऐसा एमसीक्यूज भी आप लोगों को आ सकता है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाए किससे, इंटरनल प्रेशर से, तो हमारे पास स्टार क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अंदर की तरफ लेके आ रही थी, सारे स्टार आप यहाँ पे देखें ये अंदर की तरफ आ रहे हैं, अंदर की तरफ आ रहे हैं। अगर सारे अंदर की तरफ आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ आएंगे, तो हमारे पास वो स्टार ही क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। ये ऐसे एमसीक्यूज आपने लगाना। दूसरा हमारे पास ये है कि इंटरनल प्रेशर ज्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, कि इंटरनल प्रेशर जो कि उसको बाहर की तरफ लेके जा रहा था वो बाहर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, तो हमारे पास वो स्टार ही क्या कर जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा। जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी तो स्टार कोलैप्स करेगा। जब हमारे पास इंटरनल प्रेशर ज्यादा होगा तो स्टार हमारे पास क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। इसी तरह स्टूडेंट्स आप अपनी किताब के ऊपर नेक्स्ट हेडिंग देखें, वो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन इन द स्टार। जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो सन है वो हमारे पास बहुत ज्यादा हॉट है, तो उसका कोर टेम्परेचर हमारे पास क्या करता है, इंक्रीज करेगा। अगर कोर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होगा। तो इस प्रोसेस से हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कंबाइन होगा और वो हमें क्या बना के देगा, वो हीलियम बना के देगा। तो स्टूडेंट्स को पढ़ लेते हैं, जरा देखें कि कोर टेम्परेचर इंक्रीज होगा सन का, तो हेडिंग भी है न्यूक्लियर फ्यूजन इन द स्टार। तो जो न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार में हो रही होती है तो उससे होगा क्या, न्यूक्लियर टेम्परेचर इंक्रीज, कोर टेम्परेचर इंक्रीज, तो न्यूक्लियर फ्यूजन उससे स्टार्ट होने लग जाएगा। तो इस प्रोसेस से जो हाइड्रोजन के न्यूक्लिया है वो कंबाइन होंगे और वो क्या बना के देंगे, वो हमें बना के देंगे हीलियम। तो स्टूडेंट्स ये एज अ एमसीक्यूज आप लोगों को आ सकता है। इसी तरह स्टूडेंट्स अब आप इसी की नेक्स्ट हेडिंग देखें, हमारे पास क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन एंड स्टार एक्सपेंशन। तो स्टूडेंट्स इसकी आप देख लें हेडिंग आपने कहां से लेकर कहां तक करनी, इसको तो देख भी लेते हैं। ह्यूज एनर्जी इज रिलीज। तो स्टूडेंट्स इस प्रोसेस से हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी। एनर्जी कीप्स द स्टार स्टेबल फॉर बिलियन ऑफ ईयर्स। ये इतनी एनर्जी होती है कि स्टार को क्या रख सकती है, बिलियन ऑफ ईयर्स तक स्टेबल रख सकती है। और ये स्टेबल रखेगी जिसकी वजह से ये बचाएगा, किससे बचाएगा, ग्रेविटेशनल कोलैप्स से बचाएगा, कि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास नहीं आएंगे, स्टार हमारे पास कोलैप्स नहीं होगा। इसी तरह हमारे पास इंटरनल टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा और स्टार जो है वो हमारे पास एक्सपेंड करेगा ग्रेजुअली। स्टार कब एक्सपेंड करेगा, ग्रेजुअली, जब हमारे पास इंटरनल टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको यहाँ तक सारी बातें एक्सप्लेन कर दी हैं। स्टूडेंट्स अब हमने नेक्स्ट हेडिंग के लिए अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करना है। जी स्टूडेंट्स फिर आप लोग अपनी किताब के ऊपर नेक्स्ट हेडिंग देखें, वो हमारे पास है हीलियम फ्यूजन की। जब फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारे पास स्टार क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा और वो स्टार हमारे पास क्या बन जाएगा, रेड जाइंट। और जिन स्टार का मैस कम से कम आधे सन के मैस के जितना होता है वो अपने कोर में हीलियम फ्यूजन स्टार्ट करवा सकते हैं। अगर स्टार बहुत ज्यादा मैसिव हो तो हीलियम फ्यूजन के बाद प्रोसेस बल्कि यहाँ नहीं रुकता और वो दूसरे हैवियर एलिमेंट्स बनाते रहते हैं, आखिर में आयरन बन जाता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग अपने बोर्ड की तरफ देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कि जब हम फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास स्टार एक्सपैंड करेगा और वो हमारे पास क्या बन जाएगा, रेड जाइंट बनेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टार विद हाफ ऑफ द सन मैस कैन स्टार्ट हीलियम फ्यूजन, और वो हमारे पास क्या करेगा, हीलियम फ्यूजन स्टार्ट करेगा। कहाँ पे, अपने कोर में। जो मैसिव स्टार होते हैं उनका ये प्रोसीजर फ्यूजन का कंटिन्यू रहता है और वो आखिर में क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या बनाते हैं, हमारे पास आयरन बनाते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोग अपनी किताब के ऊपर नेक्स्ट हेडिंग दें, फाइनल फेट ऑफ लो एंड इंटरमीडिएट स्टार। कि जो हमारे पास लो और इंटरमीडिएट स्टार होते हैं उनकी आखिरी किस्मत क्या होती है। अपनी किताब के ऊपर मार्क कर लें कि आपने हेडिंग ये कहाँ से लेकर कहाँ तक करनी है। तो स्टूडेंट हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कि जो स्टार का फ्यूचर है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके मैस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्टार अपना सारा न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो क्या कर दे, खत्म कर दे, यूज कर ले, तो हमारे पास क्या होगा, फ्यूजन स्टॉप हो जाएगी। अगर जाहिर बात है अपना वो फ्यूल ही खत्म कर देगा तो उसका जो फ्यूजन प्रोसेस है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, उससे अगली चीज अपनी किताब के ऊपर हाईलाइट कर लें कि हमारे पास आउटवर्ड प्रेशर जो है वो हमारे पास खत्म हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। अगर आउटवर्ड प्रेशर खत्म है तो सिर्फ एक ही बचेगा और वो हमारे पास क्या होती है, सेल्फ ग्रेविटी, जो कि कहाँ की तरफ होती है, अंदर की तरफ होती है। तो फिर हमारे पास क्या बनेगा
कि ग्रेविटी पुल्स द स्टार इनवर्ड। तो हमारे पास जो ग्रेविटी है वो स्टार को कहाँ की तरफ पुल करेगी, अंदर की तरफ। तो इससे स्टार हमारे पास क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि जो लो और इंटरमीडिएट स्टार्स जो है, सारी बात है, जब हमारे पास वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कोर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब कोर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, वाइट ड्वार्फ बन जाएगा। ये आपको सामने स्क्रीन के ऊपर नजर भी आ रहा है, इसको हम वाइट ड्वार्फ कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, जो आउटर लेयर जो है, वो जो उसकी आउटर लेयर बनेगी वो कहाँ पे मूव करेगी, स्पेस में मूव करेगी, और फॉर्म क्या बनाएगी, वो हमारे पास नेबुला बनाएगी। तो स्टूडेंट इसी तरह अब आप लोग अपनी किताब के ऊपर नेक्स्ट हेडिंग दे दें कि फाइनल फेट ऑफ द मैसिव स्टार, कि जो मैसिव स्टार होंगे उनकी आखिरी किस्मत क्या होगी। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन के ऊपर एनिमेशन देख रहे हैं कि जो मैसिव स्टार होंगे वो एक्सप्लोड करेंगे, कैसे, जैसे कि एक सुपरनोवा होता है। और हमारे पास जो आयरन कोर होगा वो हमारे पास क्या करेगा, कोलैप्स करेगा अंडर द ग्रेविटी। ये कोलैप्स जो होगा वो हमारे पास क्या बनाएगा, डेंस ऑब्जेक्ट बनाएगा। और इससे हमारे पास दो चीजें बनेंगी, या तो हमारे पास बनेगा न्यूट्रॉन स्टार, या तो हमारे पास क्या बनेगा, ब्लैक होल, जो कि आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा है। जी स्टूडेंट्स, अपनी किताब के ऊपर नेक्स्ट हेडिंग दे दें एवोल्यूशन ऑफ अ रेड ड्वार्फ स्टार। तो रेड ड्वार्फ स्टार हमारे पास क्या होता है, जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर एज एनिमेशन नजर आ रहा है कि जो रेड ड्वार्फ स्टार होता है उसका मैस हमारे पास बहुत कम है। अगर इसका मैस हमारे पास बहुत कम है और ये रेड स्टार अपने हाइड्रोजन फ्यूल को बड़ा स्लोली इस्तेमाल करते हैं, इन स्टार्स की जिंदगी बाकी स्टार्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। अभी तक कोई भी रेड ड्वार्फ ने अपनी पूरी जिंदगी का इख्तिताम नहीं किया, क्योंकि ये फ्यूल को बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसे कि आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि टाइम के साथ साथ ये हमारे पास ब्राइटर भी होता जाएगा और हमारे पास हॉटर भी होता जाएगा। और जब वो अपना पूरा हाइड्रोजन फ्यूल खत्म कर लेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, लो मैस वाइट ड्वार्फ बन जाएगा, जो कि आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। और स्टूडेंट्स हमारे पास इसका एक सब टॉपिक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे पास न्यूट्रॉन स्टार है। आप अपनी किताब के ऊपर मार्क कर लें कि इसकी हेडिंग आपने कहां से लेकर कहां तक करनी है। तो स्टूडेंट्स आप इसकी पहली ही लाइन में देखिएगा कि हमारे पास लिखा हुआ है कि न्यूट्रॉन स्टार वो हमारे पास डेंस होता है। पहले नंबर पे कौन सा डेंस है, ब्लैक होल। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा डेंस है वो हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन स्टार। ये आपको अपनी किताब की फर्स्ट लाइन पे भी नजर आ रहा होगा, तो उसको जरा पढ़ लेते हैं कि डेंसर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स दूसरे नंबर पे, और पहला हमारे पास कौन सा है जी, ब्लैक होल है। इसी तरह ये आप अपनी किताब पे देखें कि हमारे पास बहुत ज्यादा दूर होता है, और ये कितना दूर होता है, आपकी किताब ने एक लफ्ज लिखा हुआ है पर सेकेंड। ये पर सेकेंड यूनिट हमारे पास दूर है। अब ये पर सेकेंड क्या है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप अपनी किताब के ऊपर लिख लें। जैसे कि 1 पर सेकेंड हमारे पास इक्वल होता है 3.26 लाइट ईयर। इसी तरह एक लाइट ईयर कितना होता है, एक लाइट ईयर हमारे पास होता है 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको ऐसा रफली बता दिया कि आपको ऐसे एमसीक्यूज पता होना चाहिए। तो अब आप अपनी किताब के ऊपर नेक्स्ट लाइन देखिए, उसने क्या लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ड्यू टू हाई डेंसिटी, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है न्यूट्रॉन स्टार की, और ये क्या बिहेव करता है, एज अ डीजेनरेट गैस बिहेव करता है। अब डीजेनरेट गैस हमारे पास क्या होता है कि जब पार्टिकल्स हमारे पास बहुत ज्यादा करीब आते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, डेंस होते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट गैस कहते हैं। और इसी तरह आपकी किताब में एक एमसीक्यूज लिखा हुआ है कि हमारी मिल्की वे में कम से कम कितने न्यूट्रॉन स्टार हैं, 1 बिलियन न्यूट्रॉन स्टार। और स्टूडेंट इसी तरह आप अपनी किताब पे आगे देखें, जो हमारे पास यंग न्यूट्रॉन स्टार होता है वो बहुत रैपिडली मूव करता है, और जब वो बहुत रैपिडली मूव करेगा तो वो हमारे पास रेडिएशन एमिट करेगा, जिसको हम पल्सार रेडिएशंस कहते हैं। स्टूडेंट्स अब आप हेडिंग दे दें पल्सार रेडिएशंस की, और ये कहाँ से लेकर कहाँ तक करनी है, मेरी किताब के ऊपर मार्किंग है, आप अपनी किताब के ऊपर भी मार्किंग कर लें कि आपको पता लग सके कि आपने कहाँ से लेके उसको कहाँ तक करना है। अब स्टूडेंट्स पल्सार रेडिएशंस हमारे पास क्या होती हैं, तो स्टूडेंट्स आप मेरी स्क्रीन पे सामने देखें, यहाँ पर आपको एक न्यूट्रॉन स्टार नजर आ रहा है, और ये न्यूट्रॉन स्टार आप देखें बहुत रैपिडली मूव कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर फ्रेम को रोकूं तो आप देखें कि इसकी आवाज हमें किस तरह सुनाई देती है। तो आप देखें कि हमारे पास ये न्यूट्रॉन स्टार क्या कर रहा है, बड़ा रैपिडली मूव कर रहा है। तो आपने देखा इन न्यूट्रॉन स्टार से हमारे पास बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, और ये जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है ये कंट्रोल करती है, किसकी मूवमेंट कंट्रोल करती है, ऑफ द चार्ज पार्टिकल। जैसे कि आप मेरी इस एनिमेशन में देखें, ये न्यूट्रॉन स्टार आपको नजर आ रहा है, और इसके साइड पे आप देखें ये हमारे पास डस्ट है, और ये हमारे पास स्पेस की डस्ट है। ये हमारे पास कहाँ जाती है, ये टूवर्ड्स द पोल जाती है, और बड़ी ज़्यादा स्पीड के साथ जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलती हैं, पल्सार रेडिएशंस मिलती हैं। आप मेरी स्क्रीन के ऊपर भी देखें, ओरिजिनली पल्सार रेडिएशंस की
हमें जो पल्स की मदद से हमने जो उसकी वॉइस कैलकुलेट की है वो हमारे पास ये है। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको देख लिया होगा। जी स्टूडेंट्स, हम इसको ज़रा पढ़ लेते हैं कि पल्सार रेडिएशंस के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल करती है किसकी मूवमेंट? चार्ज पार्टिकल की। पार्टिकल मूव करेगा किसकी तरफ मूव करेगा? टुवर्ड्स द मैग्नेटिक पोल एट हाई स्पीड। जैसे कि आप मेरी इधर एनिमेशन में भी देख रहे हैं कि हमारे पास वो क्या कर रहा है, डस्ट पार्टिकल मूव कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपकी किताब में जो वर्ड लिखा है ना, चार्ज पार्टिकल, बेसिकली वो डस्ट है जो कि मैग्नेटिक पोल की तरफ मूव कर रही है हाई स्पीड में, जो कि हमें क्या एमिट करके देती है? हमें एमिट करके देगी रेडिएशन, और उस रेडिएशन को हम क्या कहेंगे? पल्सार रेडिएशंस का नाम देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग अपनी किताब पे नेक्स्ट हेडिंग दे दें मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग कोलैप्स। तो स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग कोलैप्स हमारे पास क्या है कि ड्यूरिंग द कोलैप्स ऑफ अ न्यूट्रॉन स्टार, जब न्यूट्रॉन स्टार कोलैप्स होगा तो उसका साइज हमारे पास क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्क्वीज्ड क्लोजर टुगेदर। जब हमारे पास ये न्यूट्रॉन स्टार कोलैप्स होता है इसका साइज कम होगा और इसकी मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होंगी? स्क्वीज होंगी, पास आएंगी। तो फिर हमारे पास क्या होगा? इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। पावर मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पल्सार रेडिएशन। तो ये जो पावर मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड, ये रिस्पॉन्सिबल होंगी किस चीज की? पल्सार रेडिएशंस की। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने सारी चीजें आपसे डिस्कस कर दी हैं विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो अब हम लोगों ने अपनी नेक्स्ट हेडिंग देखनी है आवर स्टार सन। तो अब ये क्या है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास सबसे आखिरी पैराग्राफ आता है वो हमारे पास है आवर स्टार सन। तो स्टूडेंट्स अब इसमें हमारे पास क्या है कि अब अपनी किताब की फर्स्ट लाइन के ऊपर देखें, सन इज द नियरेस्ट टू द अर्थ। के हमारे पास सन जो है वो अर्थ के सबसे करीब तरीन है और ये मेन सोर्स है किसका? हीट का और लाइट का। इसी तरह स्टूडेंट्स ये अपनी किताब के ऊपर एमसीक्यूज हाईलाइट कर लें। 4.6 बिलियन ईयर अगो इज फॉर्म फ्रॉम अ ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। तो सूरज हमारे पास किससे बना है? गैस और डस्ट के पार्टिकल से बना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एनिमेशन आपको मेरे सामने स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रही होगी। इसी तरह अब होना यहाँ पे क्या है, जब ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से हमारे पास क्या बनता है? प्रोटोस्टार बनता है। और अपनी किताब के ऊपर इस वर्ड को भी हाईलाइट कर लें और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे एनिमेशन भी दिखा रहा हूँ कि प्रोटोस्टार हमारे पास किस तरह का होता है। उसके बाद हमारे पास ये भी एमसीक्यू जैसा हाईलाइट कर लें कि व्हेन कोर हीट न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट्स, के जब हमारे पास कोर हीट होगा तो न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होगी तो हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में क्या होगा? कन्वर्ट होगा और इससे हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हासिल होगी। फ्यूजन रिलीज आ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी किताब पे देखें, ये एज ए एमसीक्यूज आ सकता है कि सन इज द मेन सीक्वेंस स्टेज। के सन इस वक्त कौन से स्टेज के ऊपर है? सीक्वेंस स्टेज के ऊपर है। आप मेरी किताब के ऊपर देख सकते हैं कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। प्रॉपर मेरे सामने स्क्रीन के ऊपर कंप्लीट बताया हुआ है, सीक्वेंस बताई हुई है। तो इस वक्त आप अपना सन देख लें कि कहाँ पे मौजूद है और ये कहाँ तक जाएगा और इसका इख्तिताम कहाँ पर होगा। और स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या करेगा? सन ट्रांसफर एनर्जी मेनली बाय रेडिएशन। और जो सन जो है वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा किसकी मदद से? रेडिएशन की मदद से। तो स्टूडेंट्स हमने इस टॉपिक को बहुत थोरली डिस्कस कर लिया है विद द हेल्प ऑफ एनिमेशंस, विद द हेल्प ऑफ हेडिंग। तो स्टूडेंट्स लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ हमने मूव करना है। जी स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 1, अ कोलैप्सिंग क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस फर्स्ट फॉर्म्स आ। सबसे पहले वो क्या बनाएगा जी? ऑप्शन ए व्हाइट ड्वार्फ, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन स्टार, ऑप्शन सी प्रोटोस्टार, ऑप्शन डी रेड जाइंट। तो स्टूडेंट्स इसकी ऑप्शन हमारे पास क्या है? प्रोटोस्टार। एमसीक्यूज नंबर 2, अ लो और इंटरमीडिएट मास स्टार फाइनली बिकम्स आ। क्या बनाएगा जी? ऑप्शन ए ब्लैक होल, ऑप्शन बी व्हाइट ड्वार्फ, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन स्टार, ऑप्शन डी हमारे पास क्या है? रेड सुपर जाइंट। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक, इसकी ऑप्शन हमारे पास क्या है? व्हाइट ड्वार्फ। जी स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 3, रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार दैट एमिट बीम ऑफ रेडिएशन आर कॉल्ड। इसको हम क्या कहते हैं? बीम ऑफ रेडिएशंस को जो हमारे पास रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार की वजह से बनेंगी। क्वेसर्स, बी पल्सार्स, सी रेड जाइंट, डी नेबुला। तो स्टूडेंट्स इसकी ऑप्शन हमारे पास बी है, पल्सार्स। एमसीक्यूज नंबर 4, अ न्यूट्रॉन स्टार इज फॉर्म्ड आफ्टर द कोलैप्स ऑफ। ऑप्शन ए अ प्लैनेट, ऑप्शन बी अ कॉमेट, ऑप्शन सी अ मैसिव स्टार, ऑप्शन डी एन एस्टेरॉइड। तो स्टूडेंट इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास सी है, अ मैसिव स्टार। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज नंबर 5, एट प्रेजेंट द सन इज इन द। ऑप्शन ए रेड जाइंट स्टेज, ऑप्शन बी मेन सीक्वेंस स्टेज, ऑप्शन सी व्हाइट ड्वार्फ स्टेज, ऑप्शन डी प्रोटोस्टार स्टेज।
तो स्टूडेंट्स जो सन है वो कौन सी हालत में है, मेन सीक्वेंस स्टेज में है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपसे ये टॉपिक बड़ा लेंथी टॉपिक था, मैंने आपसे इस टॉपिक को डिस्कस किया है विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन और प्रॉपर हेडिंग्स बनाई है, मैंने हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझाया है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये टॉपिक समझ आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर क्या करें, क्लिक करें। तो बस फिर आज का प्रोग्राम समाप्त होता है। अल्लाह हाफिज़।